इन द ईयर 1942 यूएस नेवी जापान पे हमला करने के लिए तैयार था, इसलिए उसने साउथ पैसिफिक में अपने टॉर्पेडो बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स भेजे थे। ऑन जनवरी 16 पायलट डिक्सन, बॉम्बार्डियर टोनी और रेडियोमैन जीन एक पेट्रोल मिशन पे जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि वो बाकी एयरक्राफ्ट से अलग हो चुके हैं और वो उन्हें कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तब डिक्सन कहता है हमें अपने कैरियर पे लौट जाना चाहिए, लेकिन जीन कहता है फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, हम वापस नहीं लौट सकते। टोनी समुंदर के ऊपर बॉम्ब गिराता है ऑल्टीट्यूड को चेक करने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं मिलता। अब क्योंकि वो लोग किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए डिक्सन डिसाइड करता है वो इमरजेंसी लैंडिंग करेगा, इससे पहले कि उनका फ्यूल पूरा खत्म हो जाए और ये प्लेन क्रैश कर जाए। फिर वो प्लेन को पानी के ऊपर सेफली लैंड करवा देता है, देन अपना लाइफ जैकेट और लाइफ राफ्ट लेकर प्लेन से बाहर आता है। लेकिन टोनी और जीन अपने सीट बेल्ट खोल नहीं पाते, वो लोग ऑलमोस्ट डूबने ही वाले थे और लास्ट मोमेंट पर प्लेन से बाहर आते हैं, इसलिए प्लेन डूबने से पहले वो लोग कुछ भी सामान नहीं ले पाए थे। जीन और डिक्सन ने अपने वेपन्स भी ड्रॉप कर दिए थे ताकि उन्हें फ्लोट करने में आसानी हो सके, लेकिन टोनी ने ऐसा नहीं किया था। फिर ये लोग राफ्ट के ऊपर बैठकर इंतजार करने लगते हैं कि कोई उन्हें ढूंढते हुए इधर जरूर आएगा। अगली सुबह डिक्सन और जीन कल जो हुआ उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और इनडायरेक्टली एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है जानकर ये दोनों चुप हो जाते हैं और किसी प्लेन के आने का वेट करते हैं। कुछ घंटे बाद एक प्लेन तो आता है, लेकिन वो उनसे काफी दूर था, इसलिए पायलट उन्हें देख नहीं पाता और यहाँ से चला जाता है। डिक्सन कहता है ये उनका लास्ट चांस था, ये प्लेन उन्हें ढूंढने तो आया था, लेकिन वो अपना रूट चेंज नहीं करेगा, इससे एनिमी एरिया में घुसने का खतरा है और 3 सोल्जर्स के लिए वो ये रिस्क कभी नहीं लेंगे, लेकिन उन्हें जिंदा तो रहना होगा। तो डिक्सन उन्हें लीड करता है। वो कहता है इमेजिन करो ये राफ्ट यूएस नेवी का एक शिप है और मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। तब टोनी और जीन उसके ऑर्डर्स फॉलो करने लगते हैं। उनकी पॉकेट में जो भी कुछ था सब कुछ बाहर रखने के लिए कहता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, वही कुछ रैंडम चीज़ें लाइक वायर्स प्लस और एक एम्प्टी वाटर बैग। जीन के पास एक नाइफ था जिसे डिक्सन अपनी पॉकेट में रखने के लिए बोलता है ताकि इससे राफ्ट डैमेज ना हो जाए। फिर वो उन्हें उनका शूज़ निकाल कर समुंदर में फेंकने के लिए कहता है ताकि इससे राफ्ट सेफ रहे, लेकिन वो अपना शूज़ नहीं फेंकता। ये देखकर जिन इरिटेट होता है। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और ये तीनों खुद को बिजी रखते हैं ताकि इस आइसोलेशन में उनका दिमाग खराब ना हो जाए। वो लोग अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं, कभी कभी तो गाना भी गाते हैं खुद को एंटरटेन करने के लिए। फिर टोनी कहता है वो जीन को अपनी बहन से इंट्रोड्यूस करवाएगा, ये दोनों बहुत अच्छे कपल बनेंगे। अब दिन के समय तेज धूप होने की वजह से उनकी स्किन पर टैन पड़ जाता है, लेकिन रात को बहुत ठंड होती है और जब वो सो रहे होते हैं तब उन्हें नाइटमेयर्स आते हैं कि वो लोग पानी में डूब रहे हैं। पर सब लोग एक साथ नहीं सोते, ऑल्टरनेट करके कोई ना कोई जागते रहता है और नजर रखता है कि कोई प्लेन या फिर कोई आइलैंड दिखाई दे रहा है या नहीं। अगली सुबह अच्छी हवा चल रही थी और उनका राफ्ट इस हवा के साथ मूव कर रहा था। डिक्सन कुछ कैलकुलेशन करके बताता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। शायद वो लोग एक आइलैंड में पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसमें अभी भी एक हफ्ता बाकी है। तो जीन डिसाइड करता है वो फिश पकड़ के खाएगा। कुछ वायर और कॉर्ड की मदद से वो एक हुक बना के उसे पानी में फेंकता है, लेकिन जो चीज़ इस हुक में फंसता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए ये वायर टूट जाता है और उसके साथ हुक भी चला जाता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इस समुंदर में बहुत खतरनाक क्रिएचर्स भी मौजूद है, लेकिन जिन फिर भी गिव अप नहीं करता। वो फिर से एक हुक बना के उसे पानी में फेंकता है और इंतजार करता रहता है। कुछ देर बाद गर्मी बढ़ने लगती है, तो फ्रेश होने के लिए जिन लाइफ जैकेट पहन के पानी में उतरता है। टोनी भी उसके साथ जाने वाला था, लेकिन डिक्सन उसे रोकते हुए कहता है फॉर सेफ्टी रीजन हमें 1 by 1 जाना चाहिए और पानी में शार्क भी हो सकते हैं। ये सुन के जिन वापस आ जाता है और टोनी भी पानी में जाने से मना कर देता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इन तीनों के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। डिक्सन बार बार इन दोनों से पूछ रहा था उस दिन प्लेन में क्या हुआ था। इससे साफ पता चलता है वो इस सिचुएशन के लिए किसी को ब्लेम करना चाहता है। अब टोनी को बहुत प्यास लगी थी, वो समुंदर का पानी पीने का कोशिश करता है, पर डिक्सन उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी डिक्सन को एक पेंसिल मिलता है जो उसकी पॉकेट में ही था, पर पहले उसने नोटिस नहीं किया था। अब वो एक चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं और जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अगर उन्हें इस आइलैंड तक पहुंचना है तो उन्हें हवा की तरफ जाना होगा। एक लाइफ जैकेट, कुछ कॉर्ड और कुछ वायर की मदद से वो एक सी एंकर बनाते हैं
ताकि वो रॉन्ग डायरेक्शन पे ना जाए। देन रात को वेदर चेंज होती है और तेज बारिश होने लगती है। ये तीनों जी भर के बारिश का पानी पीते हैं और जितना हो सके स्टोर करके रख देते हैं। अब 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी जिन एक भी फिश पकड़ नहीं पाया था, तो वो इरिटेट होके पानी में नाइफ से स्टैब करने लगता है और इस तरह से वो एक शार्क को मार देता है और तीनों मिलकर इसे खा लेते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही बुरा होता है। अब क्योंकि ये लोग शार्क का खून कंटिन्यूअसली पानी में फेंक रहे थे, तो बाकी शार्क इसका स्मेल लेते हैं और इन्हें फॉलो करते हैं। तो रात को सोते टाइम जीन का हाथ जब पानी में जाता है, तब एक शार्क उसे काट लेता है। अब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी फिश नहीं मिला था। फिर रात को बारिश होने पर ये लोग फिर से बारिश का पानी स्टोर करके रख देते हैं। अगले दिन टोनी इतना इरिटेट हो चुका था कि वो अपनी गन को देखता है और खुद को शूट करने के बारे में सोचता है। जीन ये नोटिस करता है और उसके हाथ से गन छीन लेता है। तभी एक बर्ड रेफ्ट के ऊपर आकर बैठता है और जीन उसे शूट कर देता है और डिक्सन बिना टाइम वेस्ट किए इसे उठा के ले आता है। फिर ये तीनों इस बर्ड को खाते हैं और डिक्सन कहता है इसका टेस्ट चिकन की तरह है। अगली सुबह डिक्सन की जब नींद खुलती है, तब वो देखता है ये तीनों ही एक साथ सो रहे थे, तो कोई वॉच करने वाला नहीं था। जीन कहता है 2 दिन से जरा सा भी हवा नहीं है, हम लोग एक ही जगह पे अटक चुके हैं और वो आइलैंड भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जीन को लगता है डिक्सन की गलती की वजह से उनका प्लेन खो गया था। इन दोनों में आर्गुमेंट होने लगती है, तो डिक्सन कहता है उसने एक्सपेक्ट किया था 2 दिन पहले ही उसे वो आइलैंड दिख जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, तो शायद वो गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तभी उसे याद आता है उस दिन प्लेन में क्या हुआ था। दरअसल डिक्सन उस दिन सो गया था। हालांकि बस 2 ही मिनट्स के लिए वो सोया था, पर इतना काफ़ी था उनका खो जाने के लिए। वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। जीन कहता है क्योंकि ये चार्ट गलत है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब डिक्सन को एक आइडिया आता है। वो नाइफ से अपने शूज़ के सोल्स को काट देता है, फिर इन शूज़ से रो करना स्टार्ट करता है। रात को तेज़ बारिश होने लगती है और इससे उनकी रैफ्ट उलट जाती है। ये तीनों पानी में गिर जाते हैं और उनके पास जितने भी टूल्स थे, इंक्लूडिंग रोइंग शूज़, सब कुछ पानी में बहकर चला जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये रैफ्ट। कुछ भी करके इसे बचाना होगा। ये तीनों किसी भी तरह इस रैफ्ट को सीधा करते हैं, देन इसके ऊपर चढ़ते हैं और ये रात इस तरह से गुजर जाती है। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी, लेकिन ये तीनों बहुत थक चुके थे। इनमें थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची थी। उन्हें लगता है उनके फैमिली मेंबर सोच रहे होंगे कि ये तीनों ही मर चुके हैं। टोनी और जीन कहता है डिक्सन ने जो गलती किया है उसके लिए वो लोग उसे कभी भी कोर्ट मार्शल में नहीं भेजेंगे। तब टोनी इन्हें कन्विंस करता है कि हमें हाथ से रो करना चाहिए और लास्ट एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। लेकिन इससे ये तीनों और भी ज़्यादा थक जाते हैं और डिक्सन समुंदर का पानी पी लेता है। टोनी सो गया था। उसे देखकर ये लोग सोचते हैं कि टोनी मर चुका है। तभी जीन को थोड़ी दूर पे एक आइलैंड दिखाई देता है और वो बिना सोचे समझे ही इस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें नहीं पता इस आइलैंड पे उनका एनिमी है या नहीं, पर फिर भी वो अपने हाथ से रो करने लगते हैं एंड फाइनली ये लोग इस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। टोटल 34 डेज समुंदर में रहने के बाद और 1000 माइल से भी ज़्यादा इस रैफ्ट में सेल करने के बाद ये लोग इस आइलैंड पर पहुंचे थे। उन्हें रेस्क्यू करने के बाद डिक्सन को नेवी क्रॉस से सम्मानित किया गया फॉर लीडिंग हिज क्रू इनटू सेफ्टी। लेकिन इसके बाद वो फिर कभी भी किसी कॉम्बैट मिशन पे नहीं गया। अब इंजुरीज के चलते टोनी कभी नेवी को ज्वाइन नहीं कर पाया और 1986 में जब उसकी मौत हुई तब उसके अस्थियों को समुंदर में बहा दिया गया। जिन ने 1946 के वार में एज अ रेडियोमैन काम किया, फिर टोनी की सिस्टर से शादी कर ली और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।